नमस्कार और स्वागत है एक नई गहरी चर्चा में। आज हम एक ऐसी कहानी को खोलेंगे जो किसी फाइनेंशियल थ्रिलर से कम नहीं है। सच में एक वाकया जहां दो भाइयों ने दुनिया के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले धातु चांदी को एक ऐसे खेल में बदल दिया कि पूरा फाइनेंशियल मार्केट हिल गया था। ये कहानी है बड़े सपनों की, हाँ, बेइंतहा दौलत की भी। और जब लालच हद से गुजर जाए तो क्या होता है उसकी। हम बात कर रहे हैं हंट ब्रदर्स और उनके सिल्वर के साथ किए गए मशहूर या शायद बदनाम कारनामे की। इस विस्तार से चर्चा का मकसद है 1970 के दशक में जाना और समझना कि टेक्सास के इन दो भाइयों ने आखिर चांदी के बाजार पर एक तरह से कब्जा करने की कोशिश क्यों की, इसके पीछे उनकी सोच क्या थी और इसका अंजाम इतना बुरा क्यों हुआ। हम उन दस्तावेजों रिपोर्ट्स के आधार पर बात करेंगे जिस घटना को बयान करते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आज भी मुझे लगता है निवेशकों को बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है 1970 के अमेरिका में। सोचिए एक ऐसा वक्त जब महंगाई, इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, लोगों की जेब खाली कर रही थी। चीजों के दाम बढ़ते जा रहे थे और डॉलर, जो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी मानी जाती थी, उसका मूल्य वो कमजोर पड़ रहा था। लोग परेशान थे, अपनी बचत को लेकर चिंतित थे। ऐसे माहौल में टेक्सास के दो बेहद अमीर भाई नेल्सन बंकर हंट और विलियम हर्बर्ट हंट, एक बड़े ऑयल परिवार से आते थे ये लोग। उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्हें लगा कि इस कागजी मुद्रा के भरोसे अब रहा नहीं जा सकता। क्या था वो आइडिया जिसने आगे चलकर इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया? हाँ, वो दौरी कुछ ऐसा था। आर्थिक अस्थिरता जिसे कहते हैं ना, वो माहौल था। वियतनाम वॉर का खर्चा था। फिर ओपेक देशों ने अचानक तेल की कीमतें बढ़ा दी थीं। इन सब ने मिलकर अमेरिकन इकोनॉमी पर भारी दबाव बनाया हुआ था। जब ऐसे हालात हों तो लोग अक्सर हार्ड एसेट्स की तरफ मुड़ते हैं, ऐसी चीज़ें जिनका अपना एक मूल्य होता है, जैसे ज़मीन या फिर सोना और चांदी। तो हंट बंधुओं का शुरुआती तर्क काफ़ी सीधा था। अगर डॉलर कमज़ोर हो रहा है तो अपनी दौलत को किसी असली चीज़ जैसे चांदी में लगा दो। उन्हें लगा कि चांदी की कीमत उसके असल मूल्य से काफ़ी कम है और ये महंगाई से बचने का एक अच्छा जरिया, एक हेज साबित हो सकती है। शुरुआत में तो ये एक काफ़ी समझदारी भरा कदम लग रहा था। लेकिन फिर उन्होंने शायद सिर्फ हेज करने से आगे बढ़कर कुछ और करना शुरू किया, है ना? उन्होंने चांदी खरीदना शुरू किया। और कैसे? धीरे धीरे नहीं, बल्कि जैसे पूरी दुनिया की चांदी को समेट लेने की होड़ मची हो। ये सिर्फ कुछ सिक्के या ब्रिक्स खरीदने जैसा नहीं था। वो फिजिकल सिल्वर खरीद रहे थे और साथ ही फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे थे। ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स क्या बला थी जिसने उन्हें इतनी ताकत दी? जरा ये समझाइए। हाँ, ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये एक तरह का सौदा होता है जिसमें आप भविष्य में एक तय कीमत पर कोई चीज़, जैसे यहाँ सिल्वर, खरीदने या बेचने का वादा करते हैं। इसके लिए आपको शुरू में पूरी रकम नहीं देनी पड़ती, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, जिसे मार्जिन कहते हैं, वो जमा करना होता है। इससे क्या होता है कि आप कम पैसा लगाकर भी बहुत बड़ी क्वांटिटी पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। इसको कहते हैं लेवरेज। लेवरेज, अच्छा। तो हंट बंधु इस लेवरेज का फायदा उठाकर अपनी पूंजी से कई गुना ज्यादा सिल्वर पर अपनी पकड़ बना रहे थे। लेकिन इस लेवरेज में जितना फायदा है उतना ही खतरा भी है। अगर मार्केट आपके खिलाफ गया तो नुकसान भी कई गुना हो जाता है। तो कम पैसे में ज्यादा कंट्रोल। ये तो काफी रिस्की लगता है फिर। और उन्होंने इस ताकत का इस्तेमाल मतलब किस हद तक किया? उनका पैमाना वो वाकई हैरान करने वाला था। अलग अलग सोर्सेस के अनुसार 1979 तक ये माना जाता है कि हंट बंधुओं और उनके कुछ सहयोगियों के पास दुनिया भर में प्राइवेट लोगों के हाथ में जो कुल चांदी थी, उसका शायद 1/3 या उससे भी ज्यादा हिस्सा आ चुका था। कुछ लोग तो ये आंकड़ा 50% तक भी ले जाते हैं। आधा? मतलब दुनिया का आधा प्राइवेट सिल्वर। हाँ, सोच के देखिए, दो भाई और उनके साथी दुनिया की इतनी बड़ी सप्लाई कंट्रोल कर रहे थे। तो उनका मकसद अब सिर्फ महंगाई से बचना नहीं लग रहा था, प्लान कुछ और था। उनका प्लान था कॉर्नर द मार्केट, यानी इतनी चांदी खरीद लो कि सप्लाई पर आपका कब्जा हो जाए और फिर आप अपनी मर्जी से कीमत बढ़ा सको। ये बहुत बहुत बड़ा दांव था। और इस बड़े दाव का असर बाजार पर क्या हुआ? जब कोई इतना बड़ा खरीदार मार्केट में आ जाए तो कीमतों का क्या हाल होता है? असर जबरदस्त था।
सिल्वर की कीमत जो 1970s की शुरू में $2-3 प्रति आउंस के आसपास थी, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। 1979 में $6 प्रति आउंस हुई और फिर तो जैसे रॉकेट ही लग गया हो। 1980 की शुरुआत में कीमत $50 प्रति आउंस की भी पार चली गई। $50? सिर्फ 6 से 50, इतनी जल्दी? हाँ, ये लगभग 8-10 गुना बढ़ोतरी थी, और वही बहुत कम समय में। हर तरफ सिल्वर की चर्चा थी, आम निवेशक भी, वो भी इस तेजी को देखकर सिल्वर खरीदने लगे। एक जुनून सा फैल गया था, जिसे हम कहते हैं ना बबल, जब कीमत असली वैल्यू से बहुत आगे निकल जाती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि ये और बढ़ेगी। तो $50, ये तो कमाल की तेजी थी। लेकिन ऐसी अनियंत्रित तेजी देखकर क्या किसी के कान खड़े नहीं हुए? क्या रेगुलेटर्स को कुछ गड़बड़ नहीं लगी इसमें? तो बिल्कुल लगनी ही थी। जब किसी चीज की कीमत इतनी तेजी से बिना किसी ठोस वजह के बढ़े, तो सवाल तो उठेंगे ही। खास तौर पर कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC), ये अमेरिका की सरकारी एजेंसी है जो कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट्स पर नजर रखती है, और न्यूयॉर्क कमोडिटी एक्सचेंज (COMEX), जो उस समय सिल्वर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा केंद्र था, उन्हें यह बहुत अजीब लगा। उन्हें पूरा शक हुआ कि ये नेचुरल डिमांड सप्लाई का खेल नहीं है, बल्कि शायद मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। यानी कि हंट बंधु जानबूझकर कीमतों को ऊपर खींच रहे हैं अपने फायदे के लिए। उनकी नीयत पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। अच्छा, तो अगर रेगुलेटर्स को ये शक था कि मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा है, तो उन्होंने इसे रोकने के लिए क्या किया? मतलब हंट बंधुओं की जबरदस्त खरीदारी पर लगाम कैसे लगाई गई? अथॉरिटीज ने उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ काफी सख्त कदम उठाए। कॉमेक्स ने CFTC के इशारे पर जनवरी 1980 में एक नया नियम लागू किया। इसे सिल्वर रूल 7 कहा गया। इस नियम ने बेसिकली नए सिल्वर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदने पर ही रोक लगा दी। सिर्फ अपनी पहले से खरीदी हुई पोजीशंस को बेचने यानी लिक्विडेट करने की इजाजत थी। अच्छा, तो और नहीं खरीद सकते थे? हाँ, ये सीधा हंट बंधुओं जैसे बड़े खरीदारों को टारगेट करने जैसा था। इसके साथ ही उन्होंने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। यादें हमने मार्जिन की बात की थी? हाँ, वो शुरुआती डिपॉजिट। बिल्कुल। अब उसी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करने के लिए हंट बंधुओं को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने की जरूरत थी, पहले से कहीं ज्यादा। अच्छा, तो नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं खरीद सकते और पुराने को रखने के लिए भी अब ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसका हंट ब्रदर्स पर क्या असर पड़ा होगा? उनके पास तो इतनी चांदी थी, उन्हें क्या फर्क पड़ना चाहिए था इससे? फर्क बहुत बड़ा पड़ा। देखिए, उनके पास चांदी जरूर थी, फिजिकल भी थी और फ्यूचर्स में भी, लेकिन वो सारी चांदी एक तरह से लॉक्ड थी। मार्जिन कॉल्स आने लगे, मतलब उनसे कहा गया कि भाई अपनी पोजीशंस को बरकरार रखने के लिए फौरन और कैश जमा करो। अब उनके पास कैश की कमी होने लगी। उनकी दौलत तो चांदी में फंसी हुई थी, ना कि नकद में। और नए नियमों के बाद इतनी बड़ी मात्रा में चांदी को बाजार में बेचकर कैश जुटाना भी आसान नहीं था, क्योंकि खरीदार कम हो गए थे और बेचने का प्रेशर बढ़ गया था। वो एक तरह के लिक्विडिटी ट्रैप में फंस गए थे। एसेट्स तो हैं, पर उन्हें कैश में नहीं बदल पा रहे हैं। उनका पूरा फाइनेंशियल एम्पायर, जो सिल्वर की बढ़ती कीमत पर टिका था, अब हिलने लगा था। तो वो अपनी ही चांदी के बोझ तले दबने लगे। इस बढ़ते दबाव का अंजाम क्या हुआ फिर? वो दिन कब आया जब ये पूरा खेल पलट गया? वो दिन था 27 मार्च 1980। हंट ब्रदर्स बढ़ती हुई मार्जिन कॉल्स को उन्हें पूरा नहीं कर पाए। जब वो पैसा नहीं दे पाए, तो उनके ब्रोकर्स ने, उनके पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने मजबूरन उनकी सिल्वर होल्डिंग्स को जबरदस्ती बेचना शुरू कर दिया, ताकि वो अपना उधार वसूल कर सकें। जैसे ही इतनी बड़ी मात्रा में सिल्वर मार्केट में बिकने के लिए आई, खरीदार तो गायब हो गए और बेचने वालों की भीड़ लग गई। नतीजा? पैनिक, एकदम पैनिक फैल गया। सिल्वर की कीमत जो $50 के करीब थी, वो क्रैश कर गई। एक ही दिन में कीमत लगभग 50% गिर गई। एक दिन में 50%? हाँ, और कुछ ही हफ्तों में $10 प्रति आउंस के भी नीचे चली गई। इस दिन को फाइनेंशियल हिस्ट्री में सिल्वर थर्सडे के नाम से जाना जाता है। सिल्वर थर्सडे? उफ, एक ही दिन में इतनी बड़ी गिरावट। हंट ब्रदर्स का क्या हुआ इस क्रैश के बाद? वो तो हंट बंधु बर्बाद हो गए, सीधे शब्दों में। उनका सपना टूट गया। वो करोड़ों, बल्कि उस जमाने के हिसाब से देखें तो शायद अरबों डॉलर के कर्ज में डूब गए। एक अनुमान के मुताबिक उन्हें $1 बिलियन से ज्यादा का सीधा नुकसान हुआ था। बहुत बड़ी रकम थी उस वक्त। वो दिवालिया हो गए, बैंकरप्ट।
उन पर मार्केट मैनिपुलेशन के आरोप में मुकदमे चले, भारी जुर्माने लगे। वो भाई जो डॉलर की कमजोरी से लड़ने निकले थे, अपनी दौलत को महंगाई से बचाने निकले थे, वो आखिर में लेवरेज और शायद लालच के जाल में फंसकर सब कुछ गंवा बैठे। उनका जो विशाल साम्राज्य था वो ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया। ये तो बहुत ही ड्रामेटिक अंजाम हुआ। एक तरह से एक सीख देने वाली कहानी है ये। तो इस पूरे किस्से से, हंट ब्रदर्स की इस हार से, आज के जो निवेशक हैं वो क्या सबक ले सकते हैं? ये सिर्फ एक पुरानी कहानी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक टाइमलेस केस स्टडी है। इससे कई बहुत ज़रूरी सबक मिलते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा सबक यह है कि किसी भी बड़े लिक्विड मार्केट को लंबे समय तक मैनिपुलेट करना, उस पर कब्जा करना, ये लगभग नामुमकिन है। हो सकता है आप कुछ वक्त के लिए कीमतों को अपनी मर्जी से मोड़ लें, लेकिन आखिर में मार्केट की जो असली ताकतें हैं, यानी वास्तविक मांग और पूर्ति, रियल सप्लाई एंड डिमांड, जिसे हम फंडामेंटल्स कहते हैं, वही जीतती हैं। हंट ब्रदर्स ने सोचा वो मार्केट से बड़े हैं, लेकिन मार्केट ने साबित कर दिया कि वो गलत थे। फंडामेंटल्स को नजरअंदाज करना हमेशा भारी पड़ता है। सही बात है, फंडामेंटल्स हमेशा जीतते हैं। और दूसरा सबक लेवरेज के खतरे से जुड़ा है। याद है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स और मार्जिन? हाँ, वो उधार वाली ताकत। हाँ, हंट बंधुओं ने उधार लेकर, यानी लेवरेज का इस्तेमाल करके, अपनी क्षमता से बहुत बड़ा खेल खेला। लेवरेज एक दोधारी तलवार जैसा है। यह आपके मुनाफे, प्रॉफिट्स को तो कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन अगर बाजी उल्टी पड़ी तो नुकसान भी उतनी ही तेजी से बढ़ता है। हंट बंधुओं के केस में यह तलवार उन्हीं पर चल गई। इससे सीख मिलती है कि उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना आप सह सकें। अपनी हद से बाहर जाना बर्बादी को न्योता देना है। बिल्कुल, लेवरेज को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरा जो शायद सबसे अहम सबक है, वो है अनुशासन का, डिसिप्लिन। बाजार में सफलता के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। भावनाओं में बहकर, चाहे वो हद से ज्यादा लालच हो, ग्रीड हो, या मार्केट गिरने पर पैदा होने वाला डर, फियर हो, ऐसे में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। हंट बंधु शायद अपनी शुरुआती सफलता और अपने विश्वास में इतने खो गए थे कि उन्होंने बदलते नियमों, रेगुलेटर्स की चेतावनियों और मार्केट के सिग्नल्स को एक तरह से पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हमेशा ठंडे दिमाग से, लॉजिक और स्ट्रैटेजी के साथ चलता है, ना कि जज्बातों में बहकर। उनका अंजाम दिखाता है कि अनुशासन तोड़ने की कीमत क्या हो सकती है। ये तो सचमुच बहुत गहरे सबक हैं। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नाकाम होती है। लेवरेज खतरनाक हो सकता है अगर संभाला ना जाए, और अनुशासन सबसे जरूरी है। ये कहानी बार बार याद दिलाती है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में तर्क यानी लॉजिक का महत्व जज्बात, इमोशंस से कहीं ज्यादा है। तो ये थी हंट ब्रदर्स और उनके सिल्वर के साथ की गई कोशिश की कहानी। एक असली घटना जो बताती है कि कैसी इंसानी लालच और मार्केट की ताकतें टकरा सकती हैं और इसका अंजाम क्या हो सकता है। एक ऐसी कहानी जिसने, मुझे लगता है, रेगुलेटर्स को और सतर्क बनाया और निवेशकों को रिस्क मैनेजमेंट का एक कठोर पाठ भी पढ़ाया। हाँ बिल्कुल। और यह कहानी एक बुनियादी सवाल भी छोड़ जाती है, जिस पर हम सबको आज भी सोचना चाहिए। बाजार में कैलकुलेशन के साथ रिस्क लेना, यानी सीरियस इन्वेस्टिंग, और बिना सोचे समझे बड़ा दांव लगाना, मतलब स्पेक्यूलेशन या गैम्बलिंग, इनके बीच की लकीर कितनी मोटी या पतली है? कहां पर एक सोचा समझा निवेश एक जुनूनी सट्टेबाजी में बदल जाता है? ये एक अच्छा सवाल है। और आज के दौर में जहां क्रिप्टो जैसे नए एसेट्स हैं, इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से फैलती है, हम ऐसी स्थितियों को कैसे पहचानें जहां किसी एसेट की कीमत बिना किसी ठोस वजह के आसमान छू रही हो? क्या हम हंट ब्रदर्स के अनुभव से सीखकर आज के पोटेंशियल बबल्स को पहचान सकते हैं? इस पर विचार करना जरूरी है। उम्मीद है इस विस्तार से हुई चर्चा ने सभी को हंट ब्रदर्स की इस उतार चढ़ाव भरी कहानी के जरिए मार्केट डायनामिक्स और इंसानी साइकोलॉजी की एक झलक दी होगी। ऐसी ही और रोचक फाइनेंशियल कहानियों और गहरी समझ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। याद रखिए, निवेश करते वक्त जानकार रहना, सतर्क रहना और संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।